हम्म। आज के इस गहन विश्लेषण में बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी कहानी की जो अक्सर पीछे छूट जाती है। मतलब इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो किसी महान लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हम हमेशा उनकी यात्राओं का जश्न मनाते हैं। हाँ, और उन पर बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका क्या, जो इस खालीपन के साथ जीना सीखते हैं। जी, और आज हम जिस साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी अनकही कहानी को आवाज देता है। एकदम सही। हम बात कर रहे हैं महाकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर रचना यशोधरा की। ये कोई आम ऐतिहासिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भगवान गौतम बुद्ध के सन्यास के बाद उनकी पत्नी यशोधरा के मन के भीतर चल रहे तूफानों और उनके आत्मसम्मान को डिकोड करने की एक कोशिश है। और देखिए, साहित्य के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। वो कैसे? जब भी सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की बात आती है तो सारा ध्यान उनके वैराग्य पर होता है ना। हाँ। लेकिन गुप्त जी ने अपनी कलम से उस कैमरे का फोकस ही घुमा दिया। मतलब उन्होंने नजरिया बदल दिया। जी बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा चश्मा दिया जिससे हम उस रात की घटना को सिद्धार्थ की नहीं बल्कि यशोधरा की आंखों से देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। और ये समझना जरूरी है कि ये रचना सिर्फ वियोग या रोने धोने का दस्तावेज नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान? मतलब किस तरह का मनोविज्ञान? देखिए, जब कोई अत्यंत करीबी इंसान किसी बहुत बड़े और महान उद्देश्य के लिए ही सही अचानक आपको छोड़कर चला जाए तो जो पीछे रह गया है उसका दिमाग कैसे काम करता है। इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए उस रात की घटना पर आते हैं। हाँ बिल्कुल। हम सबने वो कहानी सुनी है कि सिद्धार्थ आधी रात में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। जी। अगर इसे आज के आधुनिक संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो ये इतिहास का सबसे बड़ा घोस्टिंग का मामला लगता है। घोस्टिंग, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। मतलब आप एक सुबह उठते हैं और आपका जीवन साथी जिसके साथ अपने भविष्य के सारे सपने देखे थे वो बिना कोई संकेत दिए गायब है। हाँ, घोस्टिंग शब्द आज के दौर का है, लेकिन वो जो भावना है ना, अचानक संवाद का टूट जाना, वो सदियों से वैसी ही है। एकदम। हमारे आज के नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यशोधरा की असली पीड़ा ये नहीं है कि सिद्धार्थ ने संन्यास ले लिया, ऊंचा आदर्श माना जाता था। असली चोट जो उनके दिल को छलनी करती है वो ये है कि वे बिना बताए चले गए। बिना बताए चले गए। हाँ, यहीं वो कविता इतनी शक्तिशाली हो जाती है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जी, ये बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है। मुझे लगता है ये एक स्त्री के आत्मसम्मान, उसके ईगो पर लगी एक गहरी चोट है। बिल्कुल। यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं कि क्या सिद्धार्थ को लगा कि मैं उनके रास्ते की रुकावट बनूंगी? और इसी सवाल में यशोधरा का पूरा चरित्र निखर कर आता है। हाँ, वे खुद से और समाज से पूछ रही हैं कि क्या उनके पति उन्हें इतना भी नहीं पहचान पाए? सही बात है। इस काव्य में एक बहुत ही सशक्त प्रसंग है जहां यशोधरा कहती हैं कि हम क्षत्राणियां हैं, हम तो युद्ध के मैदान में भी अपने पतियों को खुद सजाकर मुस्कुराते हुए विदा करती हैं। तो उनका तर्क ये है कि सिद्धार्थ एक बड़े आध्यात्मिक युद्ध पर जा रहे थे। बिल्कुल। तो क्या वो उन्हें रोक लेती? ये जो बिना बताए चले जाना है, इसने यशोधरा से वो मौका छीन लिया जहां वे उस महान त्याग में अपनी सहमति दे सकती थी। मतलब सिद्धार्थ ने उन्हें उनके अपने ही घर में एक अजनबी बना दिया। एकदम सही कहा आपने। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। जी बताइए। क्या हम यशोधरा के चरित्र को जरूरत से ज्यादा महान नहीं बना रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, एक सामान्य इंसान की तरह सोचें तो जब कोई इस तरह बिना बताए जाता है तो इंसान को बहुत गुस्सा आता है, वो सामने वाले को कोसता है। क्या यशोधरा के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी? क्या यह सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं है जो एक आदर्श स्त्री गढ़ने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर साहित्य के समीक्षक ये सवाल उठाते भी हैं। लेकिन अगर हम इस रचना की गहराई में जाएं तो हमें समझ आता है कि गुप्त जी ने यशोधरा को कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनाया है। अच्छा। जी, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें शिकायत है और उनके संवादों में एक बहुत ही गरिमामयी ताना भी है। ताना? मतलब वे सिद्धार्थ पर तंज कसती हैं। हाँ। लेकिन वे उन्हें कोसती नहीं है क्योंकि वे जानती हैं कि उनका लक्ष्य महान है। वे उस लक्ष्य का सम्मान करती हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिद्धार्थ ने जो तरीका चुना, रात के अंधेरे में भाग जाना। बिल्कुल,
यशोधरा सिर्फ उस तरीके का विरोध कर रही हैं। ये कोई अंधी भक्ति नहीं है, ये एक बहुत ही सुलझी हुई स्त्री की तार्किक प्रतिक्रिया है। तो उनकी भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। जी, एक तरफ पति के महान बनने का गर्व है और दूसरी तरफ एक इंसान के तौर पर पीछे छोड़ दिए जाने का दुख। ये जो संतुलन है पीड़ा और परिपक्वता के बीच का, यही शायद इस कहानी को इतना खास बनाता है। एकदम सही। अब उस परिदृश्य की कल्पना करते हैं जब सुबह होती है, राजमहल में कोहराम मच जाता है। जी, राजा शुद्धोधन परेशान है, प्रजा हैरान है। और इन सब के बीच यशोधरा के सामने जीवन की एक कठोर वास्तविकता खड़ी है। एक रात पहले तक वह महारानी बनने वाली थी, और अगली सुबह वे एक ऐसी माँ हैं जिसे अपने नवजात बच्चे राहुल को अकेले पालना है। और यहीं से यशोधरा का एक नया रूप हमारे सामने आता है, एक माँ और एक मार्गदर्शिका का रूप। देखिए, इतिहास में जब भी किसी को पीछे छोड़ दिया जाता है तो अक्सर वो व्यक्ति अपने दुख के बोझ तले दब जाता है। वो माहौल को कड़वाहट से भर देता है। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन यशोधरा उस राजमहल के एकांत में घुट घुट कर अपना जीवन समाप्त नहीं करती। वे अकेले ही अपने पुत्र की परवरिश की जिम्मेदारी उठाती हैं। इस परवरिश के तरीके में भी एक बहुत बड़ा संदेश है। अक्सर हमने देखा है कि जब रिश्तों में अलगाव होता है तो माता पिता अपने बच्चों के मन में एक दूसरे के खिलाफ जहर घोल देते हैं। जी, जिसे आज हम टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं। बिल्कुल। यशोधरा आसानी से राहुल को कह सकती थी कि तुम्हारे पिता स्वार्थी थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया। लेकिन हमारी सामग्री के अनुसार यशोधरा ऐसा बिल्कुल नहीं करती, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। आहा मोमेंट कैसे? यशोधरा अपने बच्चे के सामने उसके पिता की एक ऐसी छवि गढ़ती हैं जो प्रेरणा से भरी है। जब नन्हा राहुल पूछता है कि उसके पिता कहाँ गए हैं, तो वे कोई नकारात्मक बात नहीं कहती हैं। तो वे उसे क्या बताती हैं? जिन्हें निकले हैं, वो राहुल के मन में सम्मान के बीज बोती हैं। सोच कर देखिए, जो इंसान खुद अंदर से टूटा हुआ है, जिसका अपना आत्मसम्मान घायल है, वो अपने बच्चे के लिए कितनी मजबूत ढाल बन रहा है। बिल्कुल, ये अपने व्यक्तिगत दुख को किनारे रखकर एक बड़े कर्तव्य को निभाने की मिसाल है। और ये सिर्फ कर्तव्य निभाने तक सीमित नहीं है। यशोधरा राहुल को उसी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करती हैं। जी, वे जानती हैं कि राहुल सिर्फ उनका बेटा नहीं है, वो सिद्धार्थ का भी अंश है। वे उसे उस विरासत के लिए तैयार कर रही हैं। ये घटना यशोधरा को एक अबला या बेचारी की छवि से बहुत दूर ले जाती है। एकदम, वे एक सशक्त शिक्षिका और मार्गदर्शिका के रूप में उभरती हैं। वे साबित करती हैं कि संसार छोड़कर वन में जाना ही एकमात्र त्याग नहीं है। हाँ, संसार में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देना भी उतना ही बड़ा त्याग है। शायद उससे भी बड़ा त्याग है। इस पूरी बातचीत से ये तो स्पष्ट हो गया कि यशोधरा की भावनाएं कितनी जटिल थीं। जी, लेकिन अब उस पहलू पर आते हैं जिसने इन भावनाओं को इतने दशकों तक जीवित रखा है, मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी चर्चा का। हमारे नोट्स में इसकी तकनीकी विशेषताओं पर काफी चर्चा है। सबसे पहली बात है इसकी भाषा। जी, ये कोई बहुत कठिन या संस्कृतनिष्ठ भाषा नहीं है जिसे समझने के लिए डिक्शनरी उठानी पड़े। और यही गुप्त जी की सबसे बड़ी महारत थी। उस दौर में जब कविताएं अक्सर बहुत ही भारी भरकम शब्दों से लदी होती थीं, गुप्त जी ने खड़ी बोली और आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि वो आम इंसान तक पहुंच सके। बिल्कुल, उन्होंने यशोधरा की पीड़ा को ऐसी भाषा में पिरोया जो सीधे पाठक के दिल में उतर जाए। एक उदाहरण दूं? हाँ, जरूर। जब यशोधरा कहती हैं, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या बात विचारी। वाह, इसमें कोई उलझन नहीं है। ये सीधे सीधे समाज की उस सोच पर करारा प्रहार है जो मानती थी कि स्त्री हमेशा एक पुरुष की सफलता में रुकावट होती है। और अगर इसकी शैली की बात करें तो ये किसी पारंपरिक महाकाव्य की तरह एक सीधी कहानी नहीं है, है ना? जी नहीं, इसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी नाटक का मंचन देख रहे हों। हाँ, इसमें गीत हैं, स्वागत कथन है, जहां यशोधरा खुद से बात कर रही हैं, अपनी किस्मत से सवाल कर रही हैं। संवादों का ये तरीका इतना प्रभावी है कि वो ऐतिहासिक दूरी मिट जाती है। यशोधरा हमारे सामने एक जीती जागती इंसान महसूस होती हैं। इस शैली को साहित्य में शायद चंपू काव्य कहा जाता है। बिल्कुल सही, चंपू काव्य, जहां गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो चीज इस रचना की जान है वो है इसका करुण रस। करुण रस मतलब दुख और रोना धोना? नहीं, यही तो बात है। करुण रस का मतलब सिर्फ रोना धोना या दया पैदा करना नहीं है। गुप्त जी ने जिस करुण रस का प्रयोग किया है वो श्रोताओं के भीतर यशोधरा के लिए तरस पैदा नहीं करता। तो क्या पैदा करता है? एक गहरी सहानुभूति और सम्मान।
जब हम यशोधरा की वेदना को पढ़ते हैं तो हमें उनकी बेबसी पर दया नहीं आती, हमें उनकी आंतरिक शक्ति पर आश्चर्य होता है। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। तरस खाना और सम्मान करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और गुप्त जी की कलम ये सुनिश्चित करती है कि यशोधरा हमेशा सम्मान की अधिकारी रहें, तरस की नहीं। तो इन सभी धागों को अगर एक साथ पिरोया जाए, उनके दर्द को एक माँ के रूप में, उनकी जिम्मेदारी को और इस अद्भुत काव्य शैली को, तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे अध्ययन का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि यशोधरा ने भारतीय समाज में आदर्श नारी की परिभाषा को ही फिर से लिख दिया। वो कैसे? सदियों से हमारे यहाँ ये माना जाता रहा है कि जो स्त्री जितना ज्यादा मौन रहकर सहन करती है, जो बिना सवाल किए सब त्याग देती है, वो उतनी ही महान है। हाँ, नारी को हमेशा त्याग की मूर्ति के रूप में देखा गया है। लेकिन यशोधरा का चरित्र इस सांचे को तोड़ देता है। मतलब वे त्याग तो कर रही हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं। बिल्कुल। वे सवाल पूछ रही है, वे चुपचाप दर्द सहने वाली कोई निर्जीव मूर्ति नहीं है। उनके भीतर एक धधकता हुआ आत्मगौरव है। आत्मगौरव। जी। वे स्थापित करती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण केवल उसकी सहनशीलता नहीं है, बल्कि उसका स्वाभिमान भी है। उन्होंने सिद्धार्थ के जाने के बाद अपना जीवन खत्म नहीं किया, ना ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। उन्होंने महल में रहकर उन राजसी सुखों के बीच एक सन्यासिनी का जीवन जिया। उन्होंने साबित किया कि बाहरी दुनिया में जाकर तपस्या करना और घर के भीतर अपने कर्तव्यों की तपस्या करना, दोनों का वजन बराबर है। एकदम सही। यशोधरा आत्मगौरव और आंतरिक शक्ति की सर्वोच्च प्रतीक है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि कैसे आत्मसम्मान और त्याग दोनों एक साथ एक ही इंसान में मौजूद हो सकते हैं। जी। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि इतिहास के पन्नों में जो पात्र अक्सर पीछे छूट जाते हैं, उनकी कहानियां कितनी प्रेरक हो सकती हैं। बिल्कुल। हमने यशोधरा के उस दर्द को समझा जो बिना बताए चले जाने से उपजा था। हमने देखा कि कैसे उन्होंने उस दर्द को राहुल के लिए कड़वाहट में नहीं, बल्कि प्रेरणा में बदल दिया। और हमने उस साहित्य कला को भी सराहा जिसने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को इतने सजीव तरीके से प्रस्तुत किया। यशोधरा वास्तव में केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि आत्मगौरव की एक अमर मिसाल है। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार